Hey, hello everyone. My name is Nikhil and you all are watching Learn with Nick. So guys, ZET 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है एंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो 7 जनवरी फिक्स हुई है. सो टुडेज़ वीडियो विल बी ऑल अबाउट ZET एग्ज़ाम, कैसी उसकी एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड व्हाट आर द कट ऑफ्स और कौन कौन से आपको टॉप कॉलेजेस हैं जो ZET के थ्रू मिल सकते हैं. और इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि वाई यू शुड कीप ZET एज अ प्रायोरिटी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर management entrance examination. So strictly let's go and let's see what ZAT is all about. So मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इफ इट्स विजिबल टू यू. मैं थोड़ा सा या राइट. तो डेट जो है वो 15 जुलाई है ZAT एग्ज़ाम की. सॉरी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की जो डेट है वो 15 जुलाई है. एग्ज़ाम आपका 7 जनवरी को है, ठीक है. अब देखते हैं एग्ज़ाम के टाइमिंग्स क्या है. 2 बजे से लेके 5:30 2 to 5:30 PM आपका एग्ज़ाम होने वाला है. और अब इस एग्ज़ाम के सीधे पैटर्न पे आ जाते हैं. एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा. आपको वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी के 26 के आसपास क्वेश्चन आएंगे. दिस इज़ एज़ पर द लेटेस्ट और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है. डिसीजन मेकिंग जो इसका मेक और ब्रेक सेक्शन होता है उसके आएंगे 21 क्वेश्चन. और क्वान्टिटेटिव एबिलिटी और DI के आएंगे 28 क्वेश्चन, ठीक है. ये टोटल जो पार्ट है आपका ये 175 मिनट्स का होगा. पहले 165 का होता था, अब 175 मिनट्स का होने वाला है ये. और इसके बाद एक छोटा सा मॉक कीबोर्ड टेस्टिंग का कुछ होता है. एंड देन यू मूव ऑन टू योर पार्ट 2 विच इज़ जनरल नॉलेज एंड ऐसे, ठीक है. अब यहाँ पे जो डर नंबर 1 आ जाता है बच्चों का, GK कैसे करेंगे और ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है. तो वो जो चीज़ है, इट इज़ इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर पर्टिकुलरली टारगेटिंग XLRI जमशेदपुर एंड XLRI दिल्ली. बट इफ़ यू आर टारगेटिंग द अदर कॉलेजेस, वो जो आपका स्कोर है वो कई कुछ कॉलेजेस कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, कुछ अपना सेपरेट कराते हैं. सो आई विल टेल यू कि अभी इसके बारे में डोंट थिंक मच. इसके बारे में कैट के बाद आपको थोड़ा सोचना है, पर्टिकुलरली ऐसे नॉट द GK, बिकॉज GK आप ऑलरेडी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टिसनेट तो आप GK पढ़ ही रहे होगे, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये हुआ इसका पेपर पैटर्न. अब देखते हैं जो सबसे दूसरा फियर होता है कि एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, तो वो फियर मैं आप लोगों का रिमूव करता हूँ, ठीक है. अब देखना, ध्यान से सुनना है. यहाँ पे 26 क्वेश्चन आ रहे हैं वर्बल और लॉजिकल एबिलिटी के. डिसीजन मेकिंग के 21, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन के 28. टोटल मिला के 75 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे आपके. इन 75 क्वेश्चन में से आपको सही कितने करने हैं वो मैं अभी के अभी बता दे रहा हूँ आपको. आपने अगर टोटल 39 क्वेश्चन सही कर लिए तो आप ऑलरेडी 95 परसेंटाइल में आ चुके हो, ठीक है. समझ में आ रहा है. 39 क्वेश्चन बस आपको सही करना है, ठीक है. उसमें से भी आपका जो सेफ स्कोर होता है, जो सेफ स्कोर आपको हर एक सेक्शन में लाना होता है, सेक्शनल कट ऑफ जिसको बोलते हैं, वो आप 10 के आसपास क्वेश्चन. इफ़ यू आर कंसिडरिंग QA एंड DI तो आप 12 के आसपास क्वेश्चन अगर आप सही कर लो तो आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाता है, ठीक है. तो अब बात करते हैं जो इसका सबसे टॉप कॉलेज है, जो सबसे कवेटेड कॉलेज है, उसका कट ऑफ क्या जाता है, ठीक है. तो 95 परसेंटाइल ले आने पे आपको XLRI जमशेदपुर और दिल्ली दोनों से ही कॉल आ जाता है. अब आप पूछ रहे होगे कि उसका स्कोर क्या है, किस स्कोर पे मुझे वो मिल रहा है 95 परसेंटाइल, ठीक है. तो लास्ट जो 2023 का पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग 39 मार्क्स पे आपको ऑन एन एवरेज 95 परसेंटाइल मिल रहा था. अगेन इसमें माइनर वेरिएशंस होते हैं जनरल इंजीनियर मेल के लिए, नॉन इंजीनियर्स के लिए, बट ऑन एन एवरेज 39 के स्कोर पे आप 95 परसेंटाइल ले आ रहे हो. और अगर आप 35 to 39 स्कोर कर रहे हो तो आप ऑलमोस्ट सारे टॉप कॉलेजेस होल्ड कर को में सीट लेने की पॉसिबिलिटी अपनी बना रहे हो, ठीक है. तो आपको समझना है कि 75, ये जो 75 है उसमें से सिर्फ आपको 39 लाने पे ही आप 95 परसेंटाइल पे चले जा रहे हो. और 35 भी अगर आप सही कर ले रहे हो, 75 में से 35, दैट इज़ लाइक इवन लेस देन द 50% स्कोर, तो आप ले आ रहे हो अच्छा स्कोर, ठीक है. ये आपके डर को हटाने के लिए आई थिंक काफ़ी होना चाहिए. और एक लेवल ऊपर चलते हैं, थोड़ा और बाइफरकेट करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या होता है, क्यों इसे टफ बोल रहे हैं, या फिर कैसे हम इस टफनेस को ब्रेक करके ये डिज़ायर्ड स्कोर ला सकते हैं, ठीक है. अब आपको पता चल गया कि भाई 75 है तो हमें हर क्वेश्चन सही करना है, बिल्कुल नहीं है. हमें 90% क्वेश्चन सही करना है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है. हमारा टारगेट हो रहा है कि हमें 40 के आसपास क्वेश्चन सही मिल जाए, ठीक है. ये एक चीज़ और आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा कि 49 अगर आप ले आ रहे हो तो आप 99.5 परसेंटाइल पे चले जा रहे हो, विच इज़ लाइक अमॉन्ग द टॉप रैंकर्स जो होते हैं उनके आप लाइन में चले जाओगे, ठीक है. 49 स्कोर पे, ठीक है. तो चलो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए
कुछ मेजर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं वो देख लेते हैं। वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी एक साथ क्लब कर दिया गया है, और इसका जो वो होता है, जो ब्रेकेज होता है यूजुअली उसमें 6 तो आपके DI के क्वेश्चन आ जाते हैं, 6 के आसपास डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, और 22 के आसपास आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी आता है, जो कि अगेन कैट के लेवल को मैच करता हुआ या थोड़ा सा उससे ऊपर भी आ सकता है। बट ये ऊपर सुन के आप थोड़ा सा डरना मत, ठीक है, क्योंकि थोड़ा वो टफ हुआ है तो आपको रिलेटिवली कम क्वेश्चन सही करना है। इट्स ऑल अबाउट द सिलेक्शन गेम, ठीक है। तो 6 DI है, मेहनत करके वो सही कर लें आप। 22 जो QA है, इसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये 3 पार्ट को स्ट्रॉन्ग करके रख लेना है। इनमें से ही मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आते हैं, वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो इसका मेन सेक्शन है, डिसीजन मेकिंग, यही जो एक चीज़ है जो आपसे मेहनत करवाएगी, और यही एक चीज़ है जो आप कैट देने के बाद जिस पर आप वर्क करोगे। अभी से कर लेते तो अच्छी बात है, बट इफ़ यू डोंट हैव द टाइम तो कैट देने के बाद आप उस पर वर्क करो। जो डिसीजन मेकिंग है, 21 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस के आसपास सही कर लिए, आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गया। 15 के आसपास अगर आप ले आए, बाकी में मैनेज कर लिया, आपका XLRI जमशेदपुर का भी सेफ स्कोर पार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बचा हुआ है ये आपका ये, हाँ, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, ठीक है। वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी में क्या आने वाला है, आपको वर्बल वाले पार्ट में कम से कम 16 नंबर के आपके आएंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। 16 के आसपास रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और 9 के आसपास लॉजिकल रीजनिंग। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से ही आप ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा मार्क्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो जो क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो वन MCQ टाइप के एक छोटे आएंगे, और बाकी जो 16 आएंगे वो मे भी शायद 3 RCs या 4 RCs करके ब्रेक हो जाएंगे। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो, लॉजिकल रीजनिंग और RCs वाले, तो आप स्ट्रैटेजी अपनी अपना सकते हो। एक स्ट्रैटेजी जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको पहले उसके इजी क्वेश्चंस कंप्लीट करके आ जाओ, एंड देन मूव ऑन टू टफ वंस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में RC और LR में आपको देख लेना, अगर RC आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो गो फॉर RC अगेन, क्योंकि 16 क्वेश्चन RC के हैं। अगर 16 के 16 क्वेश्चन RC के आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सारे के सारे RC ईजी नहीं होने वाले हैं। वहाँ पे एक मॉडिफिकेशन और आप करोगे कि जो RC ईजी है वो पहले करके फिर ईजी वाले LR कर लिया, ठीक है। तो मैं जो पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी अपने लिए यूज़ करता हूँ वो हमेशा ये होती है कि इजी क्वेश्चंस मैं सबसे पहले बनाऊंगा, मैं सबसे पहले क्वांट्स में चला जाऊंगा, वहाँ से इजी क्वेश्चन बना लूँगा। मुझे दिख रहा होगा वो क्वेश्चन जो मैं 5 मिनट लेके बना सकता हूँ, बट मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ूँगा। क्यों बढ़ूँगा? क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन बनाने हैं जो मुझे 2 मिनट में बनने वाले हैं, 2 मिनट में मुझे सॉल्व होने वाले हैं वो क्वेश्चन। मैं पहले क्वांट का एक पूरा का पूरा चक्कर लगा के आऊँगा, फिर मैं वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी में आऊँगा, एंड देन फिर मैं डिसीजन मेकिंग में आऊँगा, ठीक है। तो ऐसा करके मैं सबसे पहले अपना सेफ स्कोर सिक्योर करूँगा, देन उसके बाद नेक्स्ट लीप में मॉडरेट वाले क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट लीप में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो। इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा क्या होता है बता रहा हूँ। जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो सेलेक्ट नहीं होते हैं ना, वो लोग होते हैं जो या तो प्रिपरेशन नहीं किए, कुछ भी नहीं पढ़ पाए, कुछ भी नहीं बना पाए, दूसरी प्रिपरेशन की है, प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाए, ईजी क्वेश्चन बना नहीं पाए, और आकर के बोलेंगे कि बन जाता है लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर में बन नहीं पाया। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम पैटर्न डिज़ाइन ही इस तरीके से होता है जो उन लोगों को फ़िल्टर करे। तो कॉन्सेप्ट सीखना, क्वेश्चन सॉल्व करना एक पार्ट होता है प्रिपरेशन का, दूसरा पार्ट हो रहा है कि वैसे बच्चों के साथ फ़िल्टर आउट ना हो जाना, वो जो चीज़ है। और एक्चुअल में आप मैनेजमेंट में आने के बाद वही सीखने वाले हो कि आप कैसे प्रेशर सिचुएशंस में प्रायोरिटाइज़ करते हो अपने गोल्स को, और कैसे आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हो। और आपके जो MBA करिकुलम है, इसमें भी जब आप यहाँ पर आप पढ़ने आओगे बी स्कूल में, तो आपको एक दिन में n नंबर ऑफ़ टास्क रहेंगे। आप कमेटी में रहोगे, आपके जूनियर्स रहेंगे, आपके केस कॉम्पिटिशन्स रहेंगे, आपके एकेडमिक्स रहेंगे, आपके क्विज़ेस रहेंगे। वहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज़ करना होता है और एफिशिएंटली सारी चीज़ों को बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो समझ लो कि आपके बी स्कूल की जो प्रिपरेशन है वो इस एग्ज़ाम से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलो वापस आते हैं। तो ये RCs में आ गए हम, हाँ, ठीक है। ये तो एक रफ वो हो गया, ओवरव्यू हो गया इस एग्ज़ाम पैटर्न का। अब इसके बाद इसका एक पार्ट 2 होता है जिसमें आपको जनरल नॉलेज और ऐसे होता है, ठीक है। वो पार्ट मोस्टली सेकेंड स्टेज ऑफ जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए होता है। 25 क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे होता है 3 टॉपिक दिया जाएगा, उसमें से एक आपको बनाना होता है।
तो जीके का वीडियो जो आप मैंने टिप्स के लिए बताया हुआ है वो ही आप फॉलो कर लोगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। स्टैटिक प्लस करंट का मिक्स रहेगा, वो सेम रहेगा आपके जितने भी एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इनमें जो जीके आता है वो। ठीक है, स्पेशल फोकस आपको करना होगा डिसीजन मेकिंग पे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि कैसे हमें डिसाइड करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करें और कौन से हम क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट ना करें। तो एक इसका जो एग्ज़ाम का आई थिंक नॉन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है जिसको कई बार बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया जाता है वो ये है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 8th क्वेश्चन के बाद चालू होती है। ठीक है, अलग सा सिस्टम है। 8th क्वेश्चन तक आप अनअटेम्प्टेड छोड़ोगे तो आपको नेगेटिव नहीं होगा। 8th क्वेश्चन के बाद से 0.1 का नेगेटिव होना लग जाएगा। ठीक है, सो पर्सनली इफ़ आप मेरा ओपिनियन अगर लो इस पर तो ये बहुत ज़्यादा कोई बॉदर करने वाली बात नहीं है। आपको जो क्वेश्चन लग रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए अटैम्प्ट, आप उन्हें मत करिए। और 8th के बाद भी अगर आप अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप उनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ट्राई करना है कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपने नेचुरल फ्लो में आने मत दो तो ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, दिस इज़ लाइक प्लेइंग विथ योर मेंटल पेशेंस और मेंटल फॉर्मुलेशंस। तो आपको बस ध्यान रखना है कि 8 क्वेश्चन तो आपने छोड़ दिए, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो आपको वो नहीं करना है, लेकिन वो एक्सट्रीम एंड पे। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि नेगेटिव्स तो हैं आपके 26, 21, 28। ठीक है, याद रखना आपका जो सेफ स्कोर है वो 35 to 39 है। जिस मोमेंट पे आपने 40 के आसपास क्वेश्चन सही कर दिए उसके बाद आप छोड़ भी दो, आपने सारे के सारे छोड़ दिए ऐसा तो होगा नहीं, आप कुछ तो अटैम्प्ट करोगे। आप ये जो नेगेटिव है इसको कम से कम रखो। इसका एक वॉल्यूम देता हूँ मैं आपको। अगर आपने 8 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो 8 छोड़ने के बाद और 8 गलत कर दिए तो आपका 0.8 मार्क्स बस माइनस होने वाला है। वर्सेस अगर आपने 3 क्वेश्चन नॉर्मली जो आपने गलत कर दिया, जो आपने अटेम्प्ट किया और गलत कर दिए, वो आपको 0.75 की मार्किंग कर देंगे। तो आप समझ रहे हो डिफरेंस, कि कहीं आप ये ना कर दो कि आप 8 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ के जो आप 0.8 मार्क्स लूज़ करने का सोच रहे हो उसके चक्कर में आपने वो 8 क्वेश्चंस गलत ही मार्क कर दिए और ज़्यादा ही नेगेटिव चला गया। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट कॉलेजेस। ऑब्वियसली द मेका ऑफ HR XLRI जमशेदपुर एंड अभी XLRI दिल्ली कैंपस भी आ चुका है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो 95 परसेंटाइल के आसपास आपको दोनों से ही कॉल आ जाएगा जमशेदपुर दिल्ली से। उसके अलावा SP जैन, XIMB, IMT गाज़ियाबाद, इरमा, माइका, तापी, GIM, KG सॉन्ग एंड द लिस्ट गोज ऑन। एक दूसरी एनालॉजी मैं आपको देता हूँ। कई बार आपके जो टारगेट कॉलेजेस होते हैं वो आप अपने मॉक्स से डिसअपॉइंटेड होते हैं, आपके स्कोर्स कम आ रहे होते हैं, तो आप एटलीस्ट जो Tier 2 कॉलेजेस हैं उनको भी अपना एक सेफ स्पॉट बना के रखते हो। ठीक है, अब ये जो कॉलेज हैं कुछ इनमें से Tier 2 कॉलेजेस हैं, वो कॉलेजेस कैट के थ्रू भी आपको मिलते हैं। तो एक माइंडसेट ये होता है स्टूडेंट का कि ये कॉलेजेस तो मुझे कैट के थ्रू मिल ही जाएंगे तो मैं जैट नहीं फिल करता हूँ, मैं कैट के थ्रू इन्हें ले लूँगा। अब ये बहुत ही एक गलत थॉट प्रोसेस है, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि साल में एक बार होता है आपका कैट एग्ज़ाम में आपका माइंडसेट नहीं सही वर्क किया या फिर कुछ गुफअप की वजह से आप एक्चुअल परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है उन बाकी दूसरे कॉलेजेस में जाने का। तो मेरी एडवाइस ये है आप लोगों से कि इवन इफ़ यू आर नॉट टारगेटिंग फॉर Tier 1 ओनली, विच शुड नॉट बी द केस, क्योंकि you should only always target Tier 1. Tier 2 should be your backup. This is my personal opinion. तो इवन इफ़ यू आर टारगेटिंग, आपको लग रहा है कि यार ये मेरा सेफ है, तो आप Z दो एंड यू गिव योर Z विद योर लाइक फुल फ्रीडम, लाइक मैक्सिमम स्कोर करना है। भले आप इसमें से लेट से इफ़ यू आर टारगेटिंग Tier 2 इनके कोई लिस्ट से और आप सोच रहे हो कैट से दूंगा तो आप Z पे भी दे दो से, क्या पता Z में आप फ्री माइंड से दो तो आपको ज़्यादा अच्छा स्कोर आ जाए और आप उन कॉलेजेस को इनमें इसके थ्रू कन्वर्ट कर लो रादर दैन योर कैट स्कोर। ठीक है, इसीलिए Z जो है कैट के बाद भी होता है। तो इफ़ यू हैव लाइक मिस्ड अप इन कैट आपका अच्छा नहीं गया तो ये आपको एक लाइफ बोर्ड देता है टू लाइक गेट अगेन वन मोर चांस टू गेट योर कॉलेज। ठीक है, और इन जनरल एज अ थंब रूल भी यार डू नॉट पिक अ ड्रीम कॉलेज, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर लाइक स्टार्टिंग आउट टू get into MBA. Do not pick your dream college. Aim for the good ones, but always if you have to do MBA, अगर आप एक साल ड्रॉप नहीं ले सकते
तो ऑलवेज हैव सम बैकअप्स एंड बी थोड़ा थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट. I wish you all the best, and I'll see you all in my next video. Till then, stay tuned, share this video as much as possible, and have a good day. Bye bye.